गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर आपके लिए 27 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ फिर से हाजिर हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए सभी लोग अपने कॉपी और पेन के साथ आ जाएं और अभी हम लोग इस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत करते हैं। चलिए चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। और इन पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म जो था वो 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज में हुआ था। वे एक महान शिक्षाविद, बेहतरीन वक्ता और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, आंदोलन, उद्योग को बढ़ावा देने, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देने, शिक्षा, धर्म, सामाजिक सेवा, हिंदी भाषा के विकास और राष्ट्रीय महत्व से संबंधित कई अन्य गतिविधियों में हिस्सा भी लिया है। महात्मा गांधी ने उन्हें महामना यानी जो महात्मा गांधी थे उन्होंने उनको महामना की उपाधि दी थी। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाना अब की बात अगर आती है तो देखते हैं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, दोनों का एक ही अनुयायी होने के कारण उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में क्रमशः उदारवादी, राष्ट्रवादी, नरमपंथी, गरमपंथी दोनों के बीच की विचारधारा का नेता माना जाता था। यानी एक तरीके से ये कहें कि वो नरमपंथी और गरमपंथी दोनों के बीच के नेता थे, तो बिल्कुल ही इसमें कोई संयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से उनकी स्वतंत्रता में भूमिका को देखते हुए हम देखते हैं इनके आगे के कुछ कदमों के विषय में। तो गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कि बताया गया, और वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने जब नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और गिरफ्तारी भी हुई। यानी 1930 में यानी नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च जब हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और गिरफ्तार भी हुए। वर्ष 1909, 1918, 1932 और वर्ष 1933 में कुल 4 बार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया। यानी 4 बार 1909, 1918, 1932, 1933 में उन्हें कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वर्ष 1933 में निर्वाचित अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय की गिरफ्तारी के बाद नेली सेन गुप्ता कांग्रेसी की अध्यक्ष चुनी गई और इस तरह से मालवीय जी को गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ एक शब्द आया है गिरमिटिया मजदूर। ये वो मजदूर हैं जो उस समय जब हमारा भारत देश गुलाम था तो यहाँ से किन्हीं दूसरे देशों में मजदूरी के लिए ले जाते थे। नीचे देखिए अगली लाइन बताया गया है कि गिरमिटिया मजदूर प्रथा बंधुआ मजदूरी या प्रथा ही एक रूप है, यानी बंधुआ मजदूरी का ही एक रूप है। और 1833 में दास प्रथा के उन्मूलन के बाद स्थापित किया गया था। गिरमिटिया मजदूरों को वेस्ट इंडीज, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन कॉलोनियों में चीनी, कपास, चाय बागानों, रेल निर्माण परियोजना में कार्य करने के लिए भर्ती किया जाता था। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी यानी महामना मदन मोहन मालवीय जी का काफ़ी हमारे देश में योगदान रहा और उन्होंने काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण को या उसकी नींव भी रखी। तो इस प्रकार वो हमारे लिए काफ़ी अनुकरणीय और काफ़ी यादगार पर्सनैलिटी रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इस न्यूज़ से आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ लेते हैं जो कि ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। तो भारत ऊर्जा संरक्षण में भारत की स्थिति के विषय में अगर बात करें तो ग्लासगो में अभी फिलहाल संपन्न हुई COP26 के विषय में शिखर सम्मेलन जो हुआ, मैंने अभी आपको पिछली न्यूज़ में कवर भी किया, पिछले स्लाइड्स में, पिछले वीडियोज़ में। तो भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने की अपनी योजना की घोषणा की गई है। भारत द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें 2022 तक
175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है। भारत द्वारा COP21 के तहत नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी एनडीसी की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के अपने 40% लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है और वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से विद्युत क्षमता 66% हो जाएगी। साथ ही भारत पहले ही 28% उत्सर्जन कमी के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। तो इस प्रकार से भारत का ऊर्जा संरक्षण काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और इसके लिए भारत ने काफ़ी पहले की हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण समझे कुछ पहले, जैसे प्रदर्शन, उपलब्धि और रोजगार योजना, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, मानक और लेबलिंग, ऊर्जा संरक्षण भारत संहिता भवन संहिता मांग पक्ष प्रबंधन, इको निवास संहिता, भारत स्टेज 4 जब तक उजाला योजना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इस तरह से काफ़ी पहले हैं जो भारत ने की हैं और आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा ही हमारे देश के ऊर्जा संरक्षण में हमारा योगदान करने वाली हैं। तो इस प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों में सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए नए टैरिफ दिशा निर्देश 2021 की घोषणा की है। नए दिशा निर्देश प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 के अनुरूप जारी किए गए हैं। मौजूदा प्रदेश से प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा, यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों लोग मिल करके इनका विकास कर रहे हैं। रियायत प्राप्त करने वालों को दिशा निर्देश की शर्तों के तहत काम करने हेतु बाध्य किया गया है और प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण टैंप द्वारा यानी इनको लागू किया गया। दूसरी ओर गैर प्रमुख बंदरगाहों पर निजी परिचालक पीपीपी रियायत कार्य प्राप्तकर्ता बाजार की स्थितियों के अनुसार शुल्क लगाने हेतु स्वतंत्र थे। रियायत प्राप्तकर्ता ग्राही वह व्यक्ति या कंपनी हो सकती है जिसे पीपीपी परियोजना में उत्पादन बेचने या व्यवसाय चलाने का अधिकार होता है। टैंप को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 के तहत समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार ये न्यूज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए एक पत्तन विभाग यानी केंद्रीय पत्तन विभाग पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में लागू किया है। देखते हैं भारत में कुछ प्रमुख बंदरगाहों के विषय में, इनमें क्या कानूनी प्रावधान होते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी जो बंदरगाह होते हैं वो सरकार के संघ सूची में आते हैं, यानी संविधान के अंदर 7वीं संघ सूची में आते हैं। भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 व प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत शामिल या प्रशासित होते हैं। प्रमुख बंदरगाहों की संख्या देश में 12 है और 200 गैर प्रमुख बंदरगाह यानी छोटे बंदरगाह भी हैं। प्रमुख बंदरगाहों में दीनदयाल, पूर्ववर्ती कांडला, मुंबई, JNPT, मार्गुआओ, न्यू मैंगलोर, कोच्चि के चेन्नई, कामराज जार, पहले त्रेन्योर, बीओ, चिदम्बरम, नरल, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता हल्दिया सहित शामिल हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। प्रमुख बंदरगाह बनाम छोटे बंदरगाहों की बात करते हैं तो भारत में बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत परिभाषित किया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अनुसार प्रमुख और छोटे बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रमुख बंदरगाहों का स्वामित्व और प्रबंधन केंद्र सरकार के पास है, जबकि छोटे बंदरगाहों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य सरकारों के पास है। प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासन प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह भारत सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक बोर्ड द्वारा शासित होता है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें हमारे कुछ प्रमुख बंदरगाहों के विषय में चर्चा की गई है जो कि अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा इनको मजबूत किया जा रहा है और ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं जो बड़े बंदरगाह हैं और छोटे बंदरगाह जो शासित होते हैं वो राज्यों के द्वारा होते हैं। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर की, यानी PM, जिसे कणिका पदार्थ भी कहा जाता है।
यानी पीएम यानी जिसे पार्टिकुलेट मैटर या कणिका पदार्थ भी कहा जाता है, हवा में पाए जाने वाले ठोस कणों और तरल बूंदों के मिश्रण हेतु एक शब्द है। इसमें पीएम 2.5 और पीएम 10 यानी इसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये आसानी से सांस के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर गले में खराश, फेफड़ों को नुकसान, जकड़न पैदा करते हैं। इन्हें एम्बिफाइड फाइन ट्रस्ट सैंपलर पीएम 2.5 से नापते हैं और पीएम 10 रिस्पॉन्स रिस्पायरेबल पार्टिकुलर मैटर का आकार 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये सभी शरीर के अंदर पहुंचकर बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। फ्रेंड्स, हम जो पीएम 2.5 और पीएम 10 की बात करते हैं, ये प्रदूषण के तत्व हैं, एक तरीके के प्रदूषण कण, प्रदूषित कण हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में जो प्रदूषण होता है यानी इनकी मात्रा होती है, तो ये हमारे शरीर में जाते हैं, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अब जैसे बात करें पार्टिकुलर मैटर के स्रोतों की, तो कुछ सीधे स्रोत उत्सर्जित होते हैं, जैसे कि निर्माण स्थल यानी जहाँ घर बनते हैं या कंस्ट्रक्शन कार्य होता है, कच्ची सड़कें जहाँ सड़कें कच्ची हैं, धूल उड़ती है, या खेतों से, स्मोक स्टैक्स या आग से, तो इस तरह से ये उत्सर्जित होते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो सीएसई नई दिल्ली स्थित एक जनहित अनुसंधान या वकालत संगठन है। यह शोध करता है एवं विकास की तत्कालीन को प्रेषित करता है और जो भी कोई टिकाऊ है उसे न्याय संगत कार्य प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इस न्यूज को आगे देखते हुए हम देखते हैं कि पीयर रिव्यू जर्नल ग्लोबल हेल्थ एक्शन में प्रकाशित आंकड़ों के अध्ययन में उन कारकों का विश्लेषण किया गया। अगली न्यूज कहती है, पीयर रिव्यू जर्नल ग्लोबल हेल्थ एक्शन में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार इसका विश्लेषण यानी संस्थागत प्रसव में के कम कवरेज में बाधा के रूप में कार्य करते हैं। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है फ्रेंड्स, बात की जा रही है संस्थागत प्रसव की। संस्थागत प्रसव फ्रेंड्स वो होता है जब एक महिला को एक अस्पताल के तौर यानी कह सकते हैं कि प्रशिक्षित नर्स या प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा उनका प्रसव कराया जाता है, तो वो संस्थागत प्रसव कहलाता है। अध्ययन के अनुसार गरीबी, शिक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के संपर्क में रहना शादी की उम्र से अधिक महत्वपूर्ण है। यह निर्धारित करने में है कि क्या एक मां चिकित्सा सुविधा में सुरक्षित जन्म दे पाएगी या नहीं। यह शोध ऐसे समय आया है जब सरकार ने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है। यानी इस अध्ययन में बताया गया कि अध्ययन के अनुसार गरीबी और शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के संपर्क में रहना शादी की उम्र से अधिक महत्वपूर्ण यह निर्धारित करने में है कि क्या एक मां चिकित्सा सुविधा में सुरक्षित जन्म दे पाएगी या नहीं। यह शोध ऐसे समय आया है जब सरकार ने मातृ दर को कम करने के लिए महिलाओं की शादी की उम्र को कम करने का प्रस्ताव रखा है। इसका अध्ययन यह देश में संस्थागत प्रसव के उपयोग पर अपनी तरह का पहला अध्ययन है। यह अध्ययन सामाजिक जनसांख्यिकी कारकों के साथ साथ संस्थागत प्रसव के कम कवरेज की बाधाओं को खोजने में अद्वितीय और बच्चे के जन्म से संबंधित जटिलताओं को कारण मातृ मृत्यु दर के जोखिम को टालने में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। तो इस प्रकार इसके डेटा की कुछ बात करते हैं अगर इसमें, तो यह अध्ययन राज्य स्तरीय मातृ मृत्यु अनुपात 2016 से 18 के साथ राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण यानी NH54 का पर डेटा का विश्लेषण करता है। अध्ययन का एक फोकस रहा है कि कम प्रदर्शन करने वाले 9 राज्य असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर केंद्रित है, जहां मातृ दर अधिक है। ये राज्य देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है और देश में मातृ मृत्यु दर में 62% और शिशु मृत्यु दर में 71%, 5 साल से कम उम्र की मौत में 72% और जबकि जन्म से 61% योगदान करते हैं। वैश्विक मातृ मृत्यु में इनकी 12% हिस्सेदारी है। भारत में मातृ मृत्यु दर 113 प्रति 10,000 और इन 9 राज्यों में प्रति 1 लाख में से 161 मौतों की दर खतरनाक रूप से उच्च बनी हुई है। तो इस प्रकार से ये डेटा था जो सर्वे में दिया गया है।
बात करते हैं संस्थाओं की, जो संस्थागत योजनाओं की, जो संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम दिखाती हैं। जैसे कि पहली है आपकी जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे गर्भवती महिला के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, लक्ष्य कार्यक्रम, पोषण अभियान, ये सभी योजनाएं हैं जो संस्थागत प्रसव को बढ़ाती हैं। अब जैसे बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान को, तो एनीमिया के मामलों का पता लगाने और इनका इलाज करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों की मदद से हर महीने की 9 तारीख को विशेष प्रसव पूर्व जांच पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इसे शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यह एक मात्र तो लाभ कार्यक्रम है जिसे 1 जनवरी 2017 से देश की सभी जिलों में लागू किया गया है। लक्ष्य कार्यक्रम, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता को सुधार करना है। पोषण अभियान की बात करें तो पोषण अभियान का लक्ष्य 0 से 6 वर्ष और गर्भवती महिलाओं में स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण में स्थित समयबद्ध तरीके से सुधार करना है। तो इस प्रकार से इन योजनाओं के द्वारा जो संस्थागत प्रसव है उसको बढ़ाना और मृत्यु दरों को घटाना, यही इस योजना का उद्देश्य है। अगली बात करते हैं सुशासन दिवस की, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर सरकार द्वारा सुशासन सूचांक 2021 जारी किया गया। इस सूचांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया। इस साल की शुरुआत में चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत 49वें स्थान पर है। चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 49वां है। तो इस प्रकार बात करें तो सुशासन सूचांक की, तो 2021 के बारे में देखते हैं। तो यहाँ जीजीआई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने हेतु एक व्यापक एवं कार्यान्वित योग्य ढांचा है जो राज्यों जिलों की रैंकिंग के निर्धारण में सहायता करता है। और इस प्रकार से इन फ्रेमवर्क के आधार पर सूचांक सुधार हेतु प्रतिस्पर्धी भावना विकसित करते हुए राज्यों के मध्य एक तुलनात्मक आधार निर्मित करता है। और जीजीआई 2021 के अनुसार 20 राज्यों में 2019 इंडेक्स स्कोर की तुलना में अपने समग्र जीजीआई स्कोर में सुधार किया है। और जीजीआई की परिकल्पना एक द्विवर्षीय अभ्यास के रूप में की गई है। अब बात करते हैं इन रैंकिंग की, इसमें क्या क्या लिया जाता है। तो सुशासन सूचांक 2021 के ढांचे में 58 संकेतकों और 10 क्षेत्रक शामिल किए गए हैं, जैसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, आर्थिक शासन, समाज कल्याण, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन। तो इस प्रकार से इन 10 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। बात करते हैं अगले न्यूज़ की, रक्षा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री ने लखनऊ में फिलहाल डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ये केंद्र रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने का उद्देश्य एक सुरक्षा कवच तैयार करना है। यह प्रणाली भारत और रूस के बीच केवल तकनीकी सहयोग ही नहीं बल्कि लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक, राजनीतिक, राजनयिक संबंधों को भी प्रदर्शित या दर्शाती है। ब्रह्मोस दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे तेज तथा सटीक मारक क्षमता वाला हथियार है। उत्तर प्रदेश रक्षा प्रौद्योगिकी गलियारे यानी यूपी डीआईसी में रक्षा अंतरिक्ष वैमानिक निर्माण समूहों के तेजी से विकास के लिए 22 एकड़ में अपनी तरह का पहला रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण केंद्र यानी डीटीटीसी स्थापित किया जा रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस का यह ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र यूपीडा आईसी के लखनऊ नोएडा में एक आधुनिक सुविधा वाला केंद्र होगा, जहां अगली पीढ़ी के ब्रह्मोस मिसाइल बनाए जाएंगे। यह नाव केंद्र और यह नया केंद्र अगले 2 से 3 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा।
और यहाँ प्रतिवर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस निजी मिसाइलें बनाई जाएंगी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यदि आपको अच्छा लगता है, तो कृपया अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्किल में से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें और पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।